सर स्टूडेंट्स कुछ एग्जाम रिलेटेड क्वेरी तो नहीं है आप लोगों की? किसी टॉपिक में कोई सर डाउट हो आप ट्यूट लोगों को? सर ट्यूट का क्वेश्चन पूछना सर। सिलेबस ऑलमोस्ट हो गया है, कल फिनिश हो जाएगा सिलेबस। आप लोग जो है अगर कुछ पूछना चाह रहे हो से या सर अदर टॉपिक से तो पूछ। सर क्लास हमारी खत्म हो गई है तो सर हाँ, पढ़ लेंगे थोड़ा बहुत। ये नहीं? सर ट्यूट शीट का सर क्वेश्चन नंबर 4 बता दीजिए सर। फोर्थ वाला क्वेश्चन ऐसा करिए आप लोग छोड़ दीजिए, उस ठीक क्वेश्चन है को आप सर। लोग स्किप कर दीजिए, वो क्वेश्चन उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, हमने इसलिए उस टॉपिक को स्किप कर दिया। आप लोग ठीक उस है टॉपिक सर। को स्किप कर दीजिए। सर आज पढ़ लेंगे, तब डाउट होगा तो पूछ लेंगे सर आज। सर टाइम क्लास कैंसिल कर दीजिए सर वाली। हाँ, सर कुछ डाउट तो है नहीं तो सर। कुछ भी डाउट नहीं है। सर अभी पढ़ेंगे तब तो डाउट होगा ना सर, अभी पढ़ना सर। पढ़ना देखिए अब शुरू कर दीजिए, इतना समय मत लीजिए कि अभी तक पढ़ना नहीं शुरू किया है। ऐसे करेंगे तो फिर एग्जाम में कैसे परफॉर्म करेंगे? पढ़ते रहिए बीच बीच में जब जब टाइम सर मिले। वो शुरू कर दिया है सर अभी, मतलब जिन चैप्टर जैसे सेमीकंडक्टर इंडक्टर में आपने डाउट्स क्लियर कर दिए थे पहले ही, तो वहां तक तो नहीं है डाउट। आगे बीजेटी अभी जब पढ़ेंगे तो सर बता देंगे। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं कुछ थोड़ा सा यही कम्युनिकेशन ही आप लोगों को बता देते हैं। इसमें आप लोग जो बहुत ही जो 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं उनमें आप लोगों को इसमें डेफिनेशंस मिलेंगे कुछ टॉपिक्स में। डेफिनेशन इन द सेंस कि जैसे डेटा कम्युनिकेशन क्या होता है,
इस तरह की डेफिनेशन की, डिफाइंड डेटा कम्युनिकेशन या डिफाइंड कंप्यूटर कम्युनिकेशन, व्हाट इज नेटवर्किंग या डिफाइंड नेटवर्क, इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों को 2 मार्क के क्वेश्चंस में मिलेंगे। और ये बहुत ही मतलब 20 मार्क्स का सेक्शन होता है, सेक्शन फर्स्ट। 10 क्वेश्चंस आप लोगों को मिलेंगे 2 मार्क्स के, और वो जनरली इसी डेफिनेशन टाइप के या बहुत ही स्मॉल वन लाइनर्स के, न्यूमेरिकल्स, इस तरह के क्वेश्चंस इसमें रहते हैं। तो इसके लिए आप लोगों को बेसिक अगर कॉन्सेप्ट भी थोड़ा थोड़ा सा क्लियर है तो आप लोग वो 20 मार्क्स में से एटलीस्ट 15-16 मार्क्स ज़रूर लेके आ सकते हैं। अब उसके लिए बस जैसे अब नेटवर्क की बात करें तो नेटवर्क में आप लोगों को हमने तो बता दिया आप लोगों को, अगर माइंड में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आपको रिवाइज करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि जब भी नेटवर्क का फॉर्मेशन होगा तो 2 से ज़्यादा सिस्टम्स इंटरकनेक्टेड होंगे, and whenever more than 2 systems are connected via some media links, it is known as network। इसी तरह से जो है हर एक डेफिनेशन है, हर एक टॉपिक में आप लोगों को डिफाइन करने के लिए या उसका मतलब क्या है, यूज़ क्या है उसका, इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों को मिलेंगे। डेटा कम्युनिकेशन बताया हमने कि क्या डेटा कम्युनिकेशन होता है। तो जहाँ पर भी वर्ड ये कम्युनिकेशन लग गया तो वहाँ पर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन या एक्सचेंज ऑफ डेटा जो है ज़रूर होगा। और जब भी हम डेटा का एक्सचेंज कर रहे होंगे हमें एक ट्रांसमिशन मीडियम की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। तो ये 2 मेन पॉइंट्स हैं किसी भी कम्युनिकेशन सिस्टम को डिफाइन करने के लिए। फर्स्ट, कम्युनिकेशन क्यों करते हैं? एक्सचेंज ऑफ डेटा के लिए। और सेकंड चीज़ कि हमें एक ट्रांसमिशन मीडियम की ज़रूरत पड़ेगी, और ये ट्रांसमिशन मीडियम डिपेंडिंग अपॉन कि कौन से कम्युनिकेशन की हम लोग बात कर रहे हैं चेंज होता है। वायर्ड कम्युनिकेशन में केबलिंग सिस्टम होता है, अंडरग्राउंड केबलिंग भी होती है। वायरलेस कम्युनिकेशन में हम लोग रेडियो लिंक्स के थ्रू या रेडियो फ्रिक्वेंसीज के थ्रू डेटा ट्रांसमिट करते हैं वाया एयर। और सिर्फ डेटा कम्युनिकेशन नहीं, किसी भी टाइप के कम्युनिकेशन में ये तीनों चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट होती हैं। अगर हम कभी भी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो डिलीवरी मीन्स करेक्ट यूज़र के पास में डेटा डिलीवर होना ज़रूरी है, और कंप्लीट डेटा डिलीवर होना ज़रूरी है। जैसे हम लोग किसी भी कोरियर सिस्टम की बात करें तो उसको हमें एक पर्टिकुलर एड्रेस डिफाइन करके देना होता है बिफोर सेंडिंग एनी डेटा। आप कोई भी कोरियर करने जाओगे तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जो भी इंफॉर्मेशन भेजनी है उसको हम एक एनवेलप में पैक कर देते हैं। आफ्टर दैट हमें क्या करना है, उस एनवेलप पे एड्रेस लिखना है, और जब तक आप एड्रेस नहीं लिखेंगे तब तक वो कोरियर वाले एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और जैसे ही आपने उस पर एड्रेस मेंशन किया, कोरियर वाले को दिया, कोरियर वाला उसे एज पर एड्रेस डेस्टिनेशन पे पहुंचा देगा। सेम चीज़ कम्युनिकेशन में भी होती है कि हर एक यूज़र का, हर एक एंड यूज़र का कोई ना कोई एड्रेस ज़रूर होता है, एंड डिपेंडिंग अपॉन दिस एड्रेसिंग सिस्टम डिलीवरी होती है। तो आपके पास में मेन जो चीज़ है इंफॉर्मेशन वो तो होनी ही चाहिए, बट साथ ही साथ हमारे पास में एड्रेस भी होना चाहिए जिस एड्रेस पे हमें डेटा को ट्रांसमिट करना है, सो दैट कि डिलीवरी करेक्ट डेस्टिनेशन पे। उसके बाद में फिर एक बार डिलीवरी हो गई, अब उसके बाद में फिर बात आती है एक्यूरेसी की, कि जो भी डेटा सेंड किया गया है उसमें कोई भी अल्टरेशन या कोई भी करप्शन ना हो ड्यूरिंग कम्युनिकेशन। मीन्स कि जैसे कि हमने कोई भी इंफॉर्मेशन भेजी, लेटर जैसे भेज रहे हैं, अब लेटर में क्या हुआ, कोई डैमेज नहीं होना चाहिए कि मान लीजिए कहीं ऐसी जगह उसको रख दिया गया ड्यूरिंग कम्युनिकेशन, एक जगह से दूसरी जगह भेजा गया। अब कोई भी मीडियम फॉलो किया जाएगा, अब उस मीडियम में कहीं ऐसा हुआ कि जो भी कोरियर बॉय ले जा रहा है, रास्ते में बारिश हो गई, कोरियर बॉय तो कहीं जाकर के शेड के नीचे खड़ा हो गया, लेकिन जो पैकेट्स थे वो बारिश में भीग गए। और भीगने के बाद क्या होगा कि जो भी कागज़ है उसकी इंफॉर्मेशन लॉस्ट भी हो सकती है, पार्शियली लॉस्ट भी हो सकती है, फुली लॉस्ट भी हो सकती है। इसी तरह से मान लीजिए कोई ऐसा आइटम है जो डैमेज हो सकता है,
और मिसहैंडलिंग की वजह से डैमेज हो गया, तो ये चीज़ किस में आएगी? ये चीज़ एक्यूरेसी में आएगी कि डेटा जो भी ट्रांसमिट किया गया है वो एक्यूरेट डेटा, ओरिजिनल डेटा ही रिसीव हुआ। और टाइमलीनेस, हम लोग जैसे स्पीड पोस्ट करते हैं तो स्पीड पोस्ट वाले, कोरियर वाले, ये लोग क्या कहते हैं कि हम 3 दिन में डिलीवर कर देंगे। अब हम लोग तीसरे ही दिन जो है फ़ोन करके पूछते हैं, या तीसरे ही दिन चेक करना स्टार्ट कर देते हैं कि वो पहुंचा कि नहीं पहुंचा। और अगर किसी पर्टिकुलर कुरियर कंपनी ने 3 दिन से 5 दिन लगा दिए तो आप एक तो फ़ोन करके उसको बहुत ज़्यादा पूछेंगे कि कहाँ पहुंचा, क्यों नहीं पहुंचा, और नेक्स्ट टाइम हो सकता है कि शायद उस कुरियर से अपना लेटर या जो भी पेपर्स वगैरह हैं उनको पोस्ट ना करें। इसलिए ये टाइमलीनेस भी इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर डेटा कम्युनिकेशन में भी, कि अगर टाइमली डेटा नहीं पहुँचा तो कभी कभी डेटा वेस्ट भी हो जाता है। मान लीजिए कोई अर्जेंट इन्फॉर्मेशन है जिसको कि तुरंत पहुँचना ज़रूरी है और वो इन्फॉर्मेशन टाइम से रिसीव नहीं हुई, तो फिर उस इन्फॉर्मेशन के रिसीव होने का बाद में कोई मतलब नहीं रहेगा। तो ये कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ये डेफिनेशन फॉर्म में आपसे 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में भी ये चीज़ें आ सकती हैं कि डिलीवरी क्या है, या एक्यूरेसी क्या है, या टाइमलीनेस क्या है इन टर्म्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। कंपोनेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, और इसमें जो भी वर्ड्स यूज़ हुए हैं ये वर्ड्स जनरलाइज वर्ड हैं, जैसे सेंडर हो गया, रिसीवर हो गया, मीडियम हो गया, ये सब जनरलाइज वर्ड हैं जो हर एक कम्युनिकेशन सिस्टम में यूज़ होते हैं, जिनके बारे में आप नहीं भी स्टडी करेंगे तो आप लिख सकते हैं कि ये टर्म्स किस चीज़ से रिलेट कर रहे हैं। मैसेज, जो भी ओरिजिनल सिग्नल है जो ट्रांसमिट करना है। प्रोटोकॉल एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और ये आपको पेपर में मिल भी सकता है कि प्रोटोकॉल क्या होता है। तो इसको आपको 2 लाइन में 3 लाइन में डिफाइन करना होगा कि व्हाट इज़ प्रोटोकॉल। और प्रोटोकॉल के लिए सिंपलेस्ट जो 1 लाइन में हम लोग बोलते हैं वो है कि प्रोटोकॉल इज़ सेट ऑफ रूल्स। सिंगल लाइन में हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। तो जब भी प्रोटोकॉल के बारे में पूछा जाएगा आप 1 लाइन में आंसर दे सकते हैं कि प्रोटोकॉल इज डिफाइंड एज द सेट ऑफ रूल्स विच गवर्न्स डेटा कम्युनिकेशन, या कम्युनिकेशन जिसके भी बिहाफ में हम कह रहे हैं, क्योंकि प्रोटोकॉल्स हर एक कम्युनिकेशन सिस्टम में होगा, या किसी अदर सिस्टम की भी बात कर रहे हैं तो विदाउट प्रोटोकॉल कोई भी सिस्टम गवर्न नहीं होता है। हर जगह कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। अपने कॉलेज में भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिनको फॉलो करना ज़रूरी है, सो दैट कि आप प्रॉपर एजुकेशन गेन कर सकें। लाइक जैसे सबसे पहली बात करें तो डिसिप्लिन के मामले में यूनिफॉर्म आपके कॉलेज में कंपलसरी है, तो आपको यूनिफॉर्म वियर करना मस्ट है, अदरवाइज आपको शायद गेट से एंट्री भी ना मिले। तो इस तरह से हर सिस्टम में कुछ ना कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं जिन प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना होता है। इसके बाद फिर ब्लॉक डायग्राम है। हमने आपको ये जब भी बताया था, आपको ये चीज़ हमने बताई है कि एग्ज़ाम में कम्युनिकेशन वाले पोर्शन से ब्लॉक डायग्राम ज़रूर पूछा जाता है। फिर चाहे जनरल कम्युनिकेशन का ब्लॉक डायग्राम पूछा जा रहा हो, या डेटा कम्युनिकेशन का, या वायरलेस कम्युनिकेशन का, सैटेलाइट कम्युनिकेशन का, या रडार कम्युनिकेशन का। कई तरह के कम्युनिकेशन हम लोगों ने स्टडी किए हैं और सबका अलग अलग ब्लॉक डायग्राम है। लेकिन आप अगर ओवरऑल जिस्ट देखेंगे तो हर एक कम्युनिकेशन मॉडल में ब्लॉक डायग्राम में आपको कुछ चीज़ें ज़रूर मिलेंगी। जैसे कि आपको एक ही कम्युनिकेशन मीडियम ज़रूर मिलेगा, एंड डिपेंडिंग अपॉन कम्युनिकेशन कौन सा है, ये कभी कभी वायर्ड होता है, कभी कभी वायरलेस होता है। आपको एक ट्रांसमीटर रिसीवर ज़रूर मिलेगा, सोर्स आपको ज़रूर मिलेगा जहाँ से इंफॉर्मेशन जनरेट हो रही होगी। तो इस तरह की ये कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों को हमेशा हर एक कम्युनिकेशन सिस्टम में मिलेंगी, और उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को एक्सप्लेनेशन देना होगा। और एक्सप्लेन करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आपने ब्लॉक डायग्राम बनाया, और उसके बाद उस ब्लॉक डायग्राम में जो जो ब्लॉक्स हैं, सोर्स की एक हेडिंग डालिए, सोर्स के बारे में लिखिए कि क्या होता है 4 लाइन में।
फिर ट्रांसमीटर के बारे में लिखिए, ट्रांसमिशन सिस्टम के बारे में लिखिए, डेस्टिनेशन के बारे में, हर एक टॉपिक को 4-5 लाइन में एक्सप्लेन करिए। ऐसे ही जब हम कंप्यूटर नेटवर्क की बात करते हैं, सब लोग यूज़ कर रहे हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स को, लेकिन जब हम टेक्निकल टर्म्स में डिस्कशन पर आते हैं तो हमें कुछ चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। तो कंप्यूटर नेटवर्क का मतलब क्या हो गया कि सेवरल कंप्यूटर सिस्टम्स आर कनेक्टेड थ्रू अ नेटवर्क। तो कोई भी सिस्टम है, अगर इंटरकनेक्टेड सिस्टम है तो हम उसे नेटवर्क कहते हैं। और नेटवर्क का यूज़, हम नेटवर्किंग का यूज़ किस लिए करते हैं? टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन। और जब भी हम एक्सचेंज कर रहे हैं इंफॉर्मेशन को, तो देयर मस्ट बी सम प्रोटोकॉल एंड देयर मस्ट बी सम नोड्स या सम यूज़र्स। कंप्यूटर की लैंग्वेज में जो यूज़र्स होते हैं उनको नोड से भी डिफाइन किया जाता है। ऐसे ही डेटा ट्रांसफ़र के लिए कुछ ना कुछ हमें मीडियम की ज़रूरत पड़ेगी, और कंप्यूटर नेटवर्क्स में जनरली ये मीडियम आपका कोई ना कोई वायरिंग सिस्टम होता है। जैसे कि अगर हम कुछ कंप्यूटर्स को कंप्यूटर लैब में कनेक्ट कर रहे हैं तो हम लैन वायर का यूज़ करते हैं। लैन केबल का नंबर क्या होता है? अगर आप लैन केबल का नंबर सर्च करेंगे गूगल पे तो आपको मिलेगा कि RJ45 नाम से ये केबल आती है। आप लोग IT के हैं तो आप लोग आगे पढ़ेंगे भी डिटेल में, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। RJ45 केबल कंप्यूटर्स को इंटरकनेक्ट करने के लिए यूज़ की जाती है, जिसे लैन केबल कहते हैं। ठीक है, नीड की बात हम लोगों ने करी ही। बेसिक नीड जो है वो हमारी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज है, और बस उसका फॉर्म चेंज होता रहता है। यहाँ पे 7-8 पॉइंट लिखे हुए हैं, बट सभी पॉइंट्स एक ही चीज़ को पॉइंट आउट कर रहे हैं, और वो पॉइंट है इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। कंपोनेंट्स हम लोगों ने देख लिए, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स के। 2 या 2 से ज़्यादा कंप्यूटर्स, इंटरकनेक्शन के लिए हमें कुछ केबल्स की ज़रूरत होगी, और नेटवर्किंग हो रही है तो नेटवर्क इंटरफेसिंग कार्ड होगा। स्विच की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आपने कभी भी कंप्यूटर लैब में देखा होगा तो एक बहुत बड़ा सा स्विच टाइप का यूज़ होता है, और जितनी भी लैन केबल्स होती हैं वो सारी लैन केबल्स उसी स्विच के थ्रू सर्वर से कनेक्टेड होती हैं। और आप किसी भी सिस्टम को जब भी डेटा ट्रांसफ़र करेंगे तो आप उस जो वायर्स होंगे वो उसी स्विच के थ्रू डेटा को ट्रांसफ़र करेंगे। साथ ही साथ हमें कुछ सॉफ्टवेयर्स की भी ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें से सबसे बेसिक सॉफ्टवेयर है किसी भी सिस्टम को रन करने के लिए उसका ऑपरेटिंग सिस्टम। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम कोई भी कंप्यूटर सिस्टम वर्क नहीं करता है। एडवांटेजेस की बात करें, इंक्रीज्ड स्पीड हो गई, रिड्यूस्ड कॉस्ट, इम्प्रूव्ड सिक्योरिटी, सेंट्रलाइज सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट, इलेक्ट्रॉनिक मेल, फ्लेक्सिबल एक्सेस, ये सब हम लोगों ने डिटेल में स्टडी किया है। फिर जैसे डिसएडवांटेज की बात करें अगर नेटवर्क्स की, तो जो वायरलेस नेटवर्क का एडवांटेज है वही डिसएडवांटेज इन डेटा नेटवर्क्स में है। वायरलेस में हमें कोई भी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है फॉर इंटरकनेक्शन, लेकिन यहाँ पर जो डेटा कम्युनिकेशन है, डेटा कम्युनिकेशन में हमें जो इनिशियल कॉस्ट होती है वो बहुत हाई होती है इंस्टॉलेशन की, बिकॉज हम लोगों को केबल्स की कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है जो इनिशियली ही लगती है। इंटरकनेक्शन के लिए नेटवर्क कार्ड्स की ज़रूरत पड़ेगी हर सिस्टम में, कंप्यूटर्स की ज़रूरत पड़ेगी, प्रिंटर्स की भी ज़रूरत पड़ेगी, और इसके साथ साथ अब जितने भी हम ये हार्डवेयर्स यूज़ करेंगे सबके करस्पॉन्डिंग सॉफ्टवेयर्स ड्राइवर्स की ज़रूरत पड़ेगी। उसके अलावा भी कुछ इसेंशियल सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनकी हमें ज़रूरत पड़ती है, जो हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किए। जैसे स्पीकर और माइक के लिए हमने आप लोगों को बताया था कि हम लोगों को साउंड कार्ड की ज़रूरत पड़ती है और उसके ड्राइवर की ज़रूरत पड़ती है। बिना उसके ड्राइवर, बिना उसके हार्डवेयर के हम लोग कम्युनिकेशन नहीं कर सकते।
अब हम लोगों के पास जो भी लैपटॉप है या जो भी सिस्टम से हम लोग इस तरह से क्लासेस कंडक्ट कर रहे हैं, तो हम लोग ऑडियो ड्राइवर्स का यूज़ कर रहे हैं। विदाउट ऑडियो ड्राइवर्स माइक और स्पीकर्स का यूज़ नहीं किया जा सकता। ऐसे ही अदर जितने भी हार्डवेयर्स हम लोग यूज़ करते हैं, चाहे प्रिंटर हो, चाहे नेटवर्क कार्ड हो, या कोई स्कैनर डिवाइस हो, या कोई अदर डिवाइस हो, हर एक का ड्राइवर ज़रूरी है। तो हम लोगों को पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर्स भी परचेज करने पड़ेंगे। इस वजह से इसकी जो कॉस्ट होती है इंस्टॉलेशन की, ये कॉस्ट बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाती है। और इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना बड़ा इंस्टॉलेशन करने के बाद में हमें उसके लिए टेक्नीशियंस की ज़रूरत पड़ती है फॉर मॉनिटरिंग पर्पस एंड फॉर सर्विसिंग पर्पस, क्योंकि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती रहती हैं। जैसे आप लोग भी यूज़ करते होंगे कंप्यूटर्स को, तो कभी कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की ज़रूरत पड़ी तो कभी किसी को अनइंस्टॉल करना है, कभी किसी हार्डवेयर में प्रॉब्लम है या कभी कोई प्रॉब्लम है, तो यू नीड अ टेक्नीशियन ऑल्सो फॉर मॉनिटरिंग पर्पस और फॉर सर्विसिंग पर्पस। फेलियर के बारे में डिस्कस किया था हम लोगों ने कि कहीं पर भी नेटवर्क में या कहीं केबल में कोई फॉल्ट होने की वजह से नेटवर्क फेल भी हो जाते हैं, और ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है डेटा कम्युनिकेशन का। इसके बाद जैसे कंप्यूटर नेटवर्क क्राइटेरिया की बात करते हैं, तो क्या क्राइटेरियाज हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स के? तो पहला परफॉर्मेंस, दूसरा रिलायबिलिटी और तीसरा सिक्योरिटी। परफॉर्मेंस का मतलब तो सिर्फ और सिर्फ टाइम से होता है। हम उसी से परफॉर्मेंस कैलकुलेट करते हैं कि अगर हम कोई भी डेटा ट्रांसमिशन कर रहे हैं तो वो कितने टाइम में ट्रांसमिट हो गया और कितनी जल्दी उसका रिस्पॉन्स आ गया। तो जो ट्रांजिट टाइम है ये ट्रांसमिशन टाइम होता है, और रिस्पॉन्स टाइम होता है कि वहाँ से रिस्पॉन्स आने में कितना टाइम लगा। और ये टाइम हम लोग ये चाहते हैं कि जितना कम से कम हो, और जितना कम से कम होगा उस सिस्टम की परफॉर्मेंस उतनी अच्छी होगी। अब जैसे रेस्पॉन्स टाइम की बात कर रहे हैं, तो रेस्पॉन्स टाइम कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है, जैसे नंबर ऑफ़ यूज़र्स। किसी भी सिस्टम में अगर नंबर ऑफ़ यूज़र्स बहुत ज़्यादा हैं तो रेस्पॉन्स टाइम अपने आप इंक्रीज़ हो जाएगा। इसके अलावा ट्रांसमिशन मीडियम क्या हम यूज़ कर रहे हैं, इस पर भी डिपेंड करता है कि रेस्पॉन्स टाइम क्या होगा। बिकॉज अलग अलग ट्रांसमिशन मीडियम्स में स्पीड ऑफ डेटा या डेटा ट्रांसफ़र रेट जो होता है वो अलग अलग होता है। और इस मामले में अगर हम वायर्ड कम्युनिकेशन की बात करें, तो चाहे कोएक्सियल केबल हो, चाहे ट्विस्टेड केबल हो, या ऑप्टिकल केबल हो, या कोई और भी केबल हो, तो इन सब में सबसे अच्छी स्पीड जो मिलती है वो ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में मिलती है, जिसमें डेटा जो है वो ऑप्टिक्स के फॉर्म में ट्रेवल करता है, यानी लाइट के फॉर्म में डेटा ट्रेवल करता है। तो इसलिए अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो ऑप्टिकल फाइबर केबल में रेस्पॉन्स टाइम कम होगा, बट ऑप्टिकल फाइबर केबल अदर केबल्स के मुकाबले कॉस्टली ज़्यादा है, इनिशियल कॉस्ट इसकी ज़्यादा है। बट इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा है लेकिन इसकी लाइफ भी बहुत ज़्यादा है। ऐसे ही कैपेबिलिटी ऑफ कनेक्टेड हार्डवेयर का भी हमने आप लोगों को एग्जांपल दिया था कि जैसे कि अगर दो सिस्टम्स इंटरकनेक्टेड हैं और डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है, तो दोनों सिस्टम्स के हार्डवेयर पर भी डिपेंड करेगा कि डेटा ट्रांसफ़र या रिस्पॉन्स टाइम कितना है। क्योंकि हो सकता है कि एक सिस्टम हाई कॉन्फ़िगरेशन का हो, एक लो कॉन्फ़िगरेशन का हो, तो हाई कॉन्फ़िगरेशन वाला ज़्यादा स्पीड से डेटा ट्रांसफ़र कर सकता है और लो स्पीड वाला उस स्पीड से डेटा को रिसीव नहीं कर सकता। तो इसलिए हार्डवेयर भी जो भी यूज़ हो रहा होगा सिस्टम्स में, वो हार्डवेयर भी रिस्पॉन्स टाइम को अफेक्ट करेगा। ऐसे ही एफिशिएंसी ऑफ सॉफ्टवेयर, अगर ओल्डर वर्जन ऑफ सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे तो उसकी वजह से भी रिस्पॉन्स टाइम में लैग आएगा।
हम लोग जैसे जैसे अगर लैपटॉप्स और सिस्टम्स की बात करें तो जैसे जैसे हम लोग विंडोज़ अपग्रेड करते जा रहे हैं वैसे वैसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बहुत कम टाइम ले रही हैं। जैसे कि विंडोज़ 10 जो लोग भी यूज़ कर रहे होंगे और जिसने भी इससे पहले जैसे 98 2000 या विंडोज़ 7 वगैरह यूज़ किया होगा तो ऑन होने का जो टाइम है वो विंडोज़ 10 में बहुत कम हो गया है। आपने सिस्टम ऑन किया तुरंत वो खुल के आ गया, आप अपना काम शुरू करिए। इससे पहले क्या होता था कि 2-3 मिनट सिस्टम्स को लग जाते थे ऑन होने में, इतना उसमें बूटिंग वगैरह स्लो होती थी। ऐसे ही कोई ओल्डर वर्जन ऑफ कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, जैसे कि अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो मैटलैब कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो मैटलैब हो गया या लैबव्यू हो गई। अब हर एक सॉफ्टवेयर का हर साल कुछ ना कुछ नया वर्जन आ जाता है और कुछ ना कुछ उसमें फीचर्स ऐड ऑन हो जाते हैं। और जैसे जैसे सॉफ्टवेयर का वर्जन आता है नेक्स्ट वैसे वैसे उसकी परफॉर्मेंस और बेटर हो जाती है और इसकी वजह से रेस्पॉन्स टाइम में भी फर्क पड़ता है। ऐसे ही रिलायबिलिटी हो गया, सिक्योरिटी हो गया, ये सब कुछ रिलायबिलिटी सिक्योरिटी ये तो आपको हर एक फील्ड में, हर एक कम्युनिकेशन फील्ड में आपको मिल जाएंगे, क्योंकि वी ऑलवेज वांट अ रिलायबल कम्युनिकेशन सिस्टम ऑन विच वी कैन रिलाई। एंड सिमिलरली हमें सिक्योरिटी भी हर एक सिस्टम में चाहिए होती, चाहे जिस फॉर्म का कम्युनिकेशन कर रहे हैं हम। अगर कोई भी डेटा ट्रांसमिट कर रहे हैं तो हम ये चाहते हैं कि हमारा डेटा सिक्योर रहे, हमने जिसको भेजा है सिर्फ वही उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर रहा है, उसके अलावा और कोई उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस ना करे। इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं कि अनऑथराइज यूज़र डेटा को एक्सेस ना करे। ऐसे ही नेटवर्क के कुछ फंक्शंस हैं जिनके बारे में डिस्कशन किया था हम लोगों ने। स्विचिंग, रूटिंग, फ्लो कंट्रोल, स्पीड, सिक्योरिटी, बैकअप, फेलियर मॉनिटरिंग, ट्रैफिक मॉनिटरिंग, अकाउंटेबिलिटी, इंटरनेटवर्किंग एंड नेटवर्क मैनेजमेंट। ये कुछ किसी भी हम नेटवर्क की बात करते हैं तो ये कुछ उसके फंक्शंस हैं जो आपको हर नेटवर्क में मिलेंगे। तो इनके बारे में भी हमको स्टडी करना है। स्विचिंग हमने भी बताया ही कि स्विचेस का यूज़ होता है नेटवर्क्स में टू इंटरकनेक्ट वेरियस सिस्टम्स। रूटिंग के बारे में बात की थी हम लोगों ने कि कौन सा रूट फॉलो करना है डेटा को फ्रॉम ट्रांसमीटर टू रिसीवर। ये भी नेटवर्क का ही फंक्शन है डिसाइड करने का, किस स्पीड से डेटा को ट्रांसमिट करेंगे, क्या डेटा फ्लो का क्या कंट्रोल होगा, किस तरह से हम उसको कंट्रोल करेंगे डेटा के फ्लो को, क्योंकि डिपेंडिंग अपॉन कि किस तरह के यूज़र्स हैं उनका हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या है, हमें फ्लो को कंट्रोल करना होता है कि ऐसा ना हो कि कुछ डेटा लॉस्ट हो जाए या बहुत स्लो जा रहा हो डेटा या बहुत स्पीड में हो डेटा। ऐसे ही फेलियर की मॉनिटरिंग करनी होती है कि कहीं पर कोई अगर फेलियर है तो हमें उसको एक तो रिपेयर भी करना है, साथ ही साथ उस रूट को अवॉइड भी करना है, बैकअप बना करके रखना है, ट्रैफिक की मॉनिटरिंग करनी है। तो ये सब कुछ पॉइंट्स है जो नेटवर्क फंक्शंस में बैकग्राउंड में ही सारी चीज़ें होती हैं। ये चीज़ें हमें दिखाई नहीं पड़ती हैं बट बैकग्राउंड में ये सारी प्रोसेसिंग होती रहती है। तो वी मस्ट बी अवेयर ऑफ दीज थिंग्स। रेस्ट डिस्कशन कल करते हैं स्टूडेंट्स, अभी हम क्लास एंड कर रहे हैं। कुछ आप लोग पूछना चाहें तो पूछ लीजिएगा। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। जी मैम।